इधर देखिए, ये न्यूक्लियस, अभी मैंने आपसे जो बात बताई कि न्यूक्लियस है, इसमें क्या है, ये न्यूक्लियर पोर्स हैं, ये न्यूक्लियर पोर्स। लेकिन जिस वक्त सेल डिवाइड कर रहा होगा उसके अंदर ऐसे स्ट्रक्चर नजर आएंगे, क्या है ये, क्रोमोसोम्स। और जिस वक्त सेल डिवाइड नहीं कर रहा उस वक्त क्या नजर आएगा, क्रोमेटिन फाइबर। मैंने कहा इनको हम नाम दे रहे हैं क्या, क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स हैं और ये क्या है, क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन, क्रोम मींस कलर, क्रोम मींस कलर, यानी न्यूक्लियस का वो हिस्सा जो कलर एब्जॉर्ब कर सकता है। जब हम उसमें स्टेन डालते हैं, एसिटोकार्बाइन एक स्टेन होता है, जीमसा एक स्टेन होता है। जब हमें न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स को देखना होता है या अंदर के कंटेंट को देखना होता है तो हमें स्टेन डालना पड़ता है। तो उसकी वजह से जो पार्ट सेल के न्यूक्लियस का कलर एब्जॉर्ब करता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहेंगे। कब कब डिवाइड नहीं कर रहा उस वक्त, जब सेल डिवाइड कर रहा होता है उस वक्त क्रोमोसोम। बात समझ आ रही है। लेकिन चाहे क्रोमोसोम हो चाहे क्रोमेटिन हो, इनका जो केमिकल नेचर है, केमिकली किस चीज का बना होता है, डीएनए प्लस किसका बना होता है, हिस्टोन प्रोटीन। अच्छा बच्चों, आप इसको इस तरह से समझ लीजिए, ये बात आपको मालूम है एक न्यूक्लियस का साइज कितना होता है, एक न्यूक्लियस कितना बड़ा होता है, कुछ अंदाजा है? आप इस बात को इससे ऐसे समझ लीजिए, ये आपके पास सपोज करिए कि नीडल हेड है। इस नीडल हेड पे तकरीबन आप 20,000 सेल्स को रख सकते हैं। 20,000 सेल्स को आप इस नीडल हेड पर रख सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक सेल साइज में कितना छोटा होगा ऑन एन एवरेज। हालांकि कुछ सेल्स बड़े साइज के भी होते हैं। सबसे बड़ा सेल आपको मालूम है ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है, ऑस्ट्रिच एग सबसे बड़ा सेल है अभी तक। ऑस्ट्रिच का एग सबसे बड़ा सेल है, लेकिन ऑन एन एवरेज जो सेल्स होते हैं उनका साइज आप इतना होता है कि एक सेल के ऊपर, एक नीडल हेड के ऊपर 20,000 सेल्स को रख सकते हैं। तो एक सेल कितना छोटा होगा, और उस सेल के अंदर न्यूक्लियस और छोटा होगा। उस इतने से छोटे न्यूक्लियस के अंदर ये जो क्रोमेटिन है तकरीबन 2 से 2.5 मीटर का इसमें क्रोमेटिन फाइबर मौजूद होता है। 2 से 2.5 मीटर। ये हैरानी वाली बात ये है कि इतने छोटे से न्यूक्लियस में 2 से 2.5 मीटर का थ्रेड कैसे अकोमोडेट होता होगा, कैसे आता होगा वो इतने से, क्योंकि 2 से 2.5 मीटर का थ्रेड कुछ ना कुछ तो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, लेकिन सेल का न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है। अब यहां पर एक और बात यहां मैं बताऊंगा बेटा, ये न्यूक्लियस कंट्रोल रूम है। सेल की सारी एक्टिविटीज को ये कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। सेल के अंदर जो भी काम होना है, जो भी एक्टिविटी परफॉर्म होती है वो न्यूक्लियस करेगा। लेकिन उसको बताने से पहले बेटा, अभी मैंने कहा सेल के अंदर ये क्रोमोसोम कब नजर आएंगे, जब ये सेल डिवाइड करने की सिचुएशन में होगा, डिवाइड कर रहा होगा, उस वक्त ये क्रोमोसोम पेयर में होते हैं। आगे सुनिए, जब अगर किसी सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम जोड़े में हो, पेयर में हो, देखो पेयर में नजर आ रहा है। यस सर। अगर किसी सेल के अंदर न्यूक्लियस में क्रोमोसोम 2-2 के पेयर में हो तो ऐसा सेल का कहलाता है, कौन सा सेल, क्या कहलाता है, डिप्लॉइड सेल। इधर देखिए, हर स्पीशी, अल्लाह ताला की जितनी मखलूक हैं, ह्यूमंस हैं, जानवर हैं, गोट है, बफेलो है, हॉर्स है, ज़ीब्रा है, ये जितने भी जानवर हैं, हर इंसान के अंदर उनके सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम का जो नंबर होता है स्पेसिफिक होता है। मतलब जैसे हम ह्यूमंस में एक सेल के अंदर न्यूक्लियस में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, कितने होते हैं, 46। आपके अंदर और मेरे अंदर एक सेल के न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम्स हैं। 46 क्रोमोसोम और सारे के सारे जोड़े में हैं, तो कितने पेयर बनेंगे, पेयर अगर करोगे ऐसे पेयर कितने पेयर बनेंगे, 23 पेयर बनेंगे। तो इसलिए इधर देखो, ये पेयर मैंने तो यहाँ 3 दिखाए आपको, वैसे हमारे सेल में 23 पेयर होते हैं। तो ह्यूमन के अंदर 22 पेयर्स को हम अलग लिखते हैं, और आखिरी वाला जो पेयर होता है
गर्ल्स में होता है कौन सा? XX, और आखिरी वाला क्रोमोसोम जो पेयर होता है मेल्स में कौन सा होता है? XY। तो ये वाले क्रोमोसोम जो आपके और मेरे सेल में जिनको सेक्स, हमारे सेक्स से कोई लेना देना नहीं है, ये वाले क्रोमोसोम्स कहलाते हैं कौन से? क्या कहलाते हैं बेटा? क्या कहलाते हैं? ऑटोसोम्स। और ये वाला पेयर जो आखिरी पेयर होता है क्रोमोसोम का, ये हमारे अंदर हमारे सेक्स के लिए डिसाइड होता है। इसको कहते हैं क्या? क्या कहलाते हैं बेटा? सेक्स क्रोमोसोम। तो बच्चों हर सेल के अंदर न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं, और ये क्रोमोसोम का जो नंबर होता है खास स्पेसिफिक होता है। हम इंसानों का अलग होता है, एनिमल्स का अलग होता है, पौधों का अलग होता है, हर ऑर्गेनिज्म का क्रोमोसोम का नंबर अलग अलग होता है। लेकिन इधर देखिए, अगर किसी सेल के अंदर सारे न्यूक्लियस इस स्टेट में है, देखो ऐसे हो, ये सारे जोड़े में हैं, इसमें एक क्रोमोसोम आपके फादर का है, पैटर्नल क्रोमोसोम है, और एक सेट ऑफ क्रोमोसोम किसका है? मदर का होता है। इसलिए हमारे अंदर दो सेट क्रोमोसोम है। जब किसी सेल में दो सेट ऑफ क्रोमोसोम हो तो ऐसे सेल को कौन सा सेल कहलाता है? डिप्लॉइड सेल। अच्छा, अगर किसी सेल के अंदर न्यूक्लियस में क्रोमोसोम ऐसे हो, इधर देखो, यहां पे क्या नजर आ रहा है आपको? सारे क्रोमोसोम अलग अलग हैं, आइसोलेटेड हैं, पेयर में नहीं है। तो जब किसी सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम सारे आइसोलेटेड हो, पेयर्ड स्टेट में ना हो, ऐसा सेल कहलाता है कौन सा? हैप्लॉइड सेल। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? N से। समझ आ रही है बात? और इधर देखिए, हमारी बॉडी में, एनिमल्स की बॉडी में, प्लांट्स की बॉडी में एक वर्ड सुना है? गेमीट्स। गेमीट्स। मेल के अंदर होते हैं स्पर्म्स, फीमेल के अंदर होता है एग या ओवम, एग या ओवा। तो उसके अंदर यही वाले की स्टेट होती है, उसमें क्रोमोसोम पेयर में नहीं होते। किसमें? गेमीट्स में। गेमीट्स में क्रोमोसोम पेयर में नहीं होते। ऐसे सेल को कौन सा सेल कहते हैं? हैप्लॉइड सेल। बात समझ आ रही है सब बच्चों को? अगर सोच के बताओ, अगर ये एक सिचुएशन बता रहा हूं, अगर आपने किसी सेल को देखा, ये वाली सिचुएशन है, माइन आप बताएं इसमें क्या कंडीशन होगी बेटे? ये कैसा सेल है? पेयर में तो नहीं है ना, यहां पर तीन क्रोमोसोम एक साथ है, यहां दो क्रोमोसोम एक साथ है, तो ऐसे सेल को क्या कह रहे थे? डिप्लॉइड। जब क्रोमोसोम अलग अलग थे तो क्या कह रहे थे? हैप्लॉइड। अगर क्रोमोसोम तीन के सेट्स में हैं, तीन के उसके अंदर हैं, ग्रुप में हैं, तो इसको हम कहते हैं, क्या कहेंगे इसको? क्या कहते हैं? ट्रिप्लॉइड। ट्राई का मतलब तीन होता है ना, तो डाई का मतलब क्या होता था? दो। अगर एन का मतलब हैप्लॉइड, यानी अगर क्रोमोसोम किसी सेल के अंदर सारे अलग अलग हैं, पेयर में नहीं है, तो हैप्लॉइड। दो किस में है तो क्या बोलेंगे? और अगर ये है तो ट्रिप्लॉइड। बात समझ आ रही है? मान लो किसी ऑर्गेनिज्म में अगर मैं तुमसे कहूं किसी सेल के अंदर, एक सेल में क्रोमोसोम है 30 और वो ऑर्गेनिज्म ट्रिप्लॉइड है, तो कितने सेट्स बनेंगे उसके? 10 बनेंगे ना। देखो तीन एक सेट में 3 होंगे और टोटल क्रोमोसोम है 30, तो कितने सेट्स बन गए? 30 बनेंगे ना, सॉरी 10 बन जाएंगे ना। आपके अंदर कितने हैं? 46 टोटल क्रोमोसोम है, लेकिन पेयर कितने हैं? 23। 22 पेयर अलग है और आखिरी पेयर ही अलग है। बात समझ आ रही है बेटा? आपको मालूम है हर इंसान, ह्यूमंस में जो सेक्स होता है ऑफस्प्रिंग का, उसके लिए कौन जिम्मेदार होते हैं? फादर या मदर? इट इज ऑलवेज अ फादर। फादर का स्पर्म जो होता है वो हमेशा डिसाइड करता है ऑफस्प्रिंग के सेक्स के लिए। इसमें मदर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, मदर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हमेशा फादर का कौन सा स्पर्म मदर के एग को फर्टिलाइज करता है, उस बात पर वो डिसाइड करेगा कि ऑफस्प्रिंग का सेक्स क्या होगा। मेरी बात समझ आ रही है? अगर फादर का स्पर्म, एक्स वाला स्पर्म जाके मदर के एग को फर्टिलाइज करता है तो फीमेल, यानी चाइल्ड विल बी द फीमेल। अगर वाई वाला स्पर्म जाके मदर के एग को फर्टिलाइज करेगा तो चाइल्ड विल बी द मेल, बॉय होगा। तो मेल या फीमेल का होना ये फादर के स्पर्म पे, फादर का स्पर्म रिस्पॉन्सिबल होता है, इसमें मदर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बात समझ आ रही है?
तो अब एक बात और चीज समझाता हूँ। अच्छा, ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, जो जोड़े में होते हैं, पेयर में, जैसे आपके अंदर मान लो ये वाली सिचुएशन है, आपके अंदर और मेरे अंदर सारे क्रोमोसोम पेयर में होने चाहिए। कितने पेयर बनेंगे? 23। लेकिन अगर एबनॉर्मल कंडीशन में, मान लो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ये सारे क्रोमोसोम पेयर में होने चाहिए, ये सारे क्रोमोसोम पेयर में होने चाहिए ना। इधर देखिए सब बच्चे, अगर किसी क्रोमोसोम के अंदर ये 2 से 3 हो जाए या 2 से 1 रह जाए, किसी भी सेट में, किसी भी पेयर में क्रोमोसोम अगर बढ़ जाए या घट जाए तो उससे क्रोमोसोमल डिफेक्ट आ जाता है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर आ जाता है। अच्छा, आपको एक एग्जांपल बताता हूं। आपने एक नाम सुना है, डाउन सिंड्रोम? डाउन सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर देखो, एक हमारे अंदर 23 पेयर्स में से 21st पेयर, क्रोमोसोम का कौन सा पेयर? 21st पेयर में 2 क्रोमोसोम होने चाहिए थे, अगर उसमें 3 हो जाए तो 3 क्रोमोसोम, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आने की वजह से उस बच्चे को डाउन सिंड्रोम हो जाता है। डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम का मतलब होता है, एक जब बच्चा बॉर्न होता है, जब उस बच्चे का जन्म होता है जिसको डाउन सिंड्रोम होता है, उस बच्चे का स्कल का साइज जो होता है ना, एब्नॉर्मल होता है, उसका फेस एब्नॉर्मल होता है, लंबा फेस होता है, मंगोलियन फेस, नॉस्ट्रल्स खुले हुए होते हैं, माउथ उस बच्चे का खुला रहता है, सलाइवा डिस्चार्ज होता रहता है, उस बच्चे के हार्ट में कंजेनाइटल डिफेक्ट, एब्नॉर्मल हार्ट में डिफेक्ट भी हो सकता है, उसके हाथों की जो फिंगर्स हैं एब्नॉर्मल पाम क्रीज होती है, और इसके अलावा उस बच्चे की कॉग्निटिव और मोटर स्किल्स पुअर होती हैं, यानी वो बच्चा मेंटली रिटार्डेड होता है, वो बच्चा मेंटली रिटार्डेड होगा। एक किसकी वजह से? 21st पेयर में क्रोमोसोम के बढ़ने की वजह से। तो किसी भी क्रोमोसोम के अंदर, किसी भी पेयर के अंदर क्रोमोसोम अगर एक एक्स्ट्रा आ जाए तो भी और कम हो जाए तो भी ऑफस्प्रिंग में डिसऑर्डर होता है। मेरी बात समझ आ रही है? सब बच्चों को क्लियर है? तो बेटा ये सारे क्रोमोसोम पेयर में होते हैं। मान लो एक मदर है, एक प्रेग्नेंट मदर है, प्रेगनेंसी के टाइम पे एक मदर की बॉडी में एक बेबी, एक ऑफस्प्रिंग उनकी बॉडी में जन्म मतलब डेवलप हो रहा है, एक बच्चा उनकी माँ की जिस्म में है, एक एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, और डॉक्टर ने उनका चेकअप करके बताया कि आपके बेबी के अंदर, आपके ऑफस्प्रिंग में 21st पेयर में एक क्रोमोसोम फालतू है, एक्स्ट्रा है। इसका मतलब यानी आपके बच्चे को, आपके ऑफस्प्रिंग को डाउन सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम को मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, फर्स्ट पेयर में क्रोमोसोम बढ़ जाए, कम हो जाए तो अलग डिसऑर्डर, दूसरे वाले पेयर में कम हो जाए, बढ़ जाए, थर्ड पेयर में, फोर्थ पेयर में, फिफ्थ पेयर में, किसी भी क्रोमोसोम के अंदर, किसी भी पेयर के अंदर अगर क्रोमोसोम घट जाए या बढ़ जाए, उससे जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाता है। तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, डाउन सिंड्रोम। समझ आ गई बात? अच्छा, ये क्रोमोसोम की बात थोड़ी सी डिटेल में करते हैं। क्रोमोसोम क्या होता है? देखो बेटा, ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। अगर एक, मैंने कहा ये क्रोमोसोम आपको सेल में कब नजर आएगा? क्रोमोसोम सेल में कब नजर आएगा? जब सेल डिवाइड कर रहा होगा। तो वो जो लंबा थ्रेड था, बारीक सा जो थ्रेड था फाइन, उसमें कॉइलिंग शुरू हो गई, और कॉइलिंग होने के बाद ये इस फॉर्म में आ गया कन्वर्ट क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर ये जो आप इसकी जो आर्म्स देख रहे हैं ना, इनका नाम क्या होता है बेटा? क्या कहते हैं इनको? सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्रोमोसोम्स की जो पार्ट्स हैं, जो आर्म्स हैं,
इनको हम सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं। और बच्चों इसके अंदर ये जो सेंटर में जो डार्क कलर का मैंने मार्क किया है, ये वाला पार्ट, इसका नाम होता है, क्या कहते हैं, सेंट्रोमेयर। इस पार्ट को सेंट्रोमेयर कहते हैं। और ये जो मैंने रेड से मार्क किया है, ये छोटे छोटे डिस्क की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं क्रोमोसोम में, इसका नाम क्या होता है, क्या कहते हैं इसको, काइनेटोकोर। काइनेटोकोर क्रोमोसोम का ये स्ट्रक्चर है बच्चों। क्रोमोसोम के अंदर ये जो आर्म्स हैं इनको सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं। इनके अंदर सेंटर में जो डार्क वाला पार्ट है इसका नाम सेंट्रोमेयर है। ये स्फेरिकल पार्ट जिससे आप चलिए आर्म जुड़ी होती हैं, और इसके अंदर रेड वाला पार्ट जो है इसका नाम काइनेटोकोर होता है। एक सेल के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं उनके अलग अलग शेप होते हैं, उनके अलग अलग शेप होते हैं। शेप के बेसिस पर, शेप के बिना पर क्रोमोसोम के अलग अलग टाइप होते हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है। एक होता है मेटासेंट्रिक, एक होता है सब मेटासेंट्रिक, एक होता है एक्रोसेंट्रिक, एक होता है टीलोसेंट्रिक। लेकिन आप सिर्फ ये याद रखें कि एक क्रोमोसोम सेल के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें आर्म्स होती हैं जिसका नाम सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं। एक ही क्रोमोसोम्स की आर्म्स को, इधर देखिए, एक ही क्रोमोसोम्स की आर्म को सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं। लेकिन अगर आपके पास सपोज करिए दो क्रोमोसोम्स हैं, इधर देखिए, एक ही क्रोमोसोम की आर्म को हम बोलेंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स, इसके भी आर्म्स को बोलेंगे सिस्टर क्रोमैटिड। लेकिन ये वाली जो आर्म्स हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, अलग अलग क्रोमोसोम के आर्म को बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। देखो इधर, सपोज करो ये वाला क्रोमोसोम और ये वाला क्रोमोसोम की आर्म जो है इनको बोलेंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। बात समझ आ रही है बच्चों, पीछे बच्चों को? तो क्रोमोसोम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो सेल के अंदर क्रोमेटिन फाइबर के कंडेंस होने के बाद बनता है सेल डिवीजन के वक्त पर। जब सेल डिवाइड कर रहा होता है उस वक्त ये बनता है जिसका नाम क्रोमोसोम होता है। मेरी बात समझ आ रही है बच्चों के? तो क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस होकर इसमें कन्वर्ट हो जाता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा आपकी, हालांकि इस टेक्स्ट बुक में नहीं है, थोड़ा सा बता दो। देखो, अगर आप इस क्रोमोसोम के इस पार्ट को थोड़ा सा अनवाइंड करोगे, खोलोगे, तो ये स्ट्रक्चर नजर आएगा। क्या है? क्रोमेटिन फाइबर। ये क्रोमेटिन फाइबर है। अब इस क्रोमेटिन फाइबर को और थोड़ा जूम इन करके देखा जाए, सपोज इतने हिस्से को मैं थोड़ा जूम इन करके दिखाऊं, आपको जूम करके दिखाऊं, तो माइक्रोस्कोप में कुछ ऐसा नजर आता है। ये जो थ्रेड आपको नजर आ रहा है, ये एक्चुअल में क्या है बच्चों? क्या है? डीएनए। और ये जो बॉल्स आपको नजर आ रही है ना, ये बॉल्स क्या हैं? हिस्टोन प्रोटीन्स। ये हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। समझ आ रही है बात? तो बच्चों दोबारा सुनिए कि न्यूक्लियस एक ऐसी ऑर्गेनेल है जो सेल के अंदर, कौन से सेल में पाई जाती है? यूकैरियोटिक सेल में। न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है जो हमेशा यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है। दूसरी बात, एक सेल में आमतौर पर एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन कभी कभार कुछ फंगस में, कुछ ऑर्गेनिज्म में सेप्टा ना होने की वजह से कॉन्टिन्यूअस लेयर ऑफ प्रोटोप्लाज्म हो सकता है, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई मौजूद हो सकते हैं। तीसरी बात, न्यूक्लियस सेल में कहां होता है? न्यूक्लियस प्लांट सेल में कभी भी सेंटर में नहीं होता, लेकिन एनिमल सेल में सेंटर में भी हो सकता है, कहीं और भी हो सकता है। न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। इधर देखिए, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। आइदर वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में होती है? क्रोमेटिन फाइबर या क्रोमोसोम। फिर उसके बाद मैंने कहा, अगर क्रोमोसोम की फॉर्म में है तो क्रोमोसोम किसी भी सेल के अंदर उसका जो नंबर होता है फिक्स होता है। हमारे अंदर 46 है, किसी कुछ और एनिमल ऐसे हैं जिसमें 78 होता है। 78। हनी भी जानते हैं? हनी बी में 32 क्रोमोसोम्स होते हैं। हमारे अंदर 46 है, हनी बी में 32 होते हैं। तो किसी में कुछ क्रोमोसोम का नंबर कुछ होता है, किसी में कुछ और होता है। हमारे अंदर 46 है, तो अच्छा, अगर मैंने कहा ये क्रोमोसोम जो है, कितना भी जो भी क्रोमोसोम का नंबर है, अगर वो क्रोमोसोम जोड़े में है, पेयर में है, तो क्या बोलेंगे? डिप्लॉइड। अगर अलग अलग है तो हैप्लॉइड। और अगर तीन एक साथ है तो ट्रिप्लॉइड। हमारी बॉडी के अंदर, इधर देखिए, हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उसमें सारे क्रोमोसोम कैसे मिलते हैं? डिप्लॉइड। हम उस सेल का नाम डिप्लॉइड सेल होता है।
लेकिन आपकी बॉडी में कौन सा ऐसा सेल है जिसमें क्रोमोसोम पेयर में नहीं है? ये वाली सिक्स जो अभी बताई थी, सारे क्रोमोसोम अलग अलग किस कौन से सेल में पाए जाते हैं हमारी बॉडी में? नहीं, हैप्लॉइड सेल हमारे जिस्म में कौन सा सेल है? एग्जांपल बताइए। गैमीट्स। हमारी बॉडी के गैमीट्स, मेल के अंदर स्पर्म, फीमेल के अंदर ओवा। जो गैमीट्स होते हैं उनके अंदर क्रोमोसोम पेयर में नहीं होते, जोड़े में नहीं होते। ये बात समझ आ रही है? अब बात कर रहे हैं न्यूक्लियस के फंक्शंस की। न्यूक्लियस हमारे सेल में, हमारे और किसी ऑर्गेनिज्म में करता क्या है? बच्चों एक वर्ड सुना होगा बहुत बार आपने, जीन्स। ये जीन्स क्या होते हैं? जीन्स का मतलब क्या होता है? बहुत बार आप वर्ड सुनते होंगे जीन्स। जीन्स मतलब, जीन्स का मतलब होता है फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए विच एक्ट एज ए यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। डीएनए का वो हिस्सा, डीएनए का वो टुकड़ा, डीएनए का वो पार्ट, डीएनए का वो पीस जो पेरेंट की इंफॉर्मेशन को बच्चों में, ऑफस्प्रिंग में पास ऑन करता है। आपके अंदर सपोज करो आपकी आंखों का कलर आपकी अम्मी जैसा है, आपका फोरहेड, आपकी नोज का पैटर्न, आपका चिन का पैटर्न आपके पापा जैसा है, तो कुछ फीचर आपके अंदर आपके पापा के हैं, कुछ अम्मी के हैं। तो वो जो इंफॉर्मेशन, जो जीन्स आपके अंदर और मेरे अंदर आए हैं, वो हमारे पेरेंट्स की, फादर और मदर की जीन्स की कॉपी हमारे अंदर आई। तो वो जीन्स का मतलब डीएनए का टुकड़ा, डीएनए का फ्रेगमेंट जो पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन में बच्चों में पास ऑन करता है, उसको क्या कहते हैं बेटा? जीन्स। दोबारा सुन लीजिए, जीन्स आर द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का टुकड़ा, डीएनए का पीस जो कहां, इधर देखो, ये जीन्स कहां लोकेटेड होते हैं? ये जीन्स कहां पर लोकेटेड होते हैं बेटा? क्रोमोसोम पे लोकेटेड होते हैं। क्रोमोसोम पे लोकेटेड होते हैं। बात समझ आ रही है? इधर देखो, आपने देखा है कुछ लोगों के अंदर ये पिन्ना, जो कान का जो पिन्ना होता है, उसके ऊपर बाल ग्रो होते हैं, बाल, हेयर, देखा है? ये आपने हमेशा मेल्स में देखा होगा। 40 50 इयर्स से प्लस जो मेल्स होते हैं, उनके यहाँ पर पिन्ना के ऊपर हेयर ग्रोथ होती है। ये पिन्ना के ऊपर हेयर ग्रोथ आप यू विल नेवर फाइंड इन फीमेल्स। आपको ये पिन्ना के ऊपर हेयर ग्रोथ किस में मिलेगी? मेल में मिलेगी, मेल्स के अंदर, क्योंकि इसका क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम पर होता है। इसका जो सोर्स का जो जीन होता है वाई क्रोमोसोम पर। तो कुछ जीन्स आपके क्रोमोसोम 1 पर हैं, कुछ क्रोमोसोम 2 पर हैं, कुछ क्रोमोसोम 3 पर हैं, कुछ क्रोमोसोम 4 पर हैं, कुछ क्रोमोसोम 5 पर हैं। तो आपके अंदर और मेरे अंदर जो कैरेक्टर्स आए हैं हमारे पेरेंट्स के, हमारे दादा दादी के, हमारे नाना नानी के, जो कैरेक्टर्स हमारे अंदर आए हैं, वो किसके थ्रू आए? और ये जीन्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम। जोया समझ आ रहा है बेटे? सब पीछे बच्चों को समझ आ रहा है? क्रोमोसोम्स वो स्ट्रक्चर होते हैं जिन पे जीन मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन ऑफस्प्रिंग में पास ऑन होती है। इसके अलावा बच्चों एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, न्यूक्लियस का एक बड़ा अहम किरदार है रोल के अंदर। कौन सा? न्यूक्लियस सेल में क्या कराता है? क्या सेल डिवीजन कराता है। हमारी बॉडी में 2 टाइप की सेल डिवीजन होती है बेटा। एक होती है कौन सी? आपकी बॉडी में 2 टाइप की डिवीजन होती है, कौन सी? माइटोसिस और मियोसिस, दोनों ही डिवीजन। ये वाली माइटोसिस आपकी बॉडी के नॉर्मल सेल्स में होती है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को छोड़कर जितने भी बॉडी में सेल्स हैं, आपकी बॉडी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को छोड़कर जितने भी सेल्स हैं, उनको कौन से सेल्स कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? आपकी स्किन के, आपके चीक के, आपके लिवर के, आपके हार्ट के, आपकी किडनी के, आपके इंटेस्टाइन के जितने भी सेल्स हैं जिनका रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, वो सेल्स कौन से हैं? सोमैटिक सेल। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के जो सेल्स होते हैं उनको हम नाम देते हैं क्या? जर्म सेल्स। तो आपकी बॉडी में जो भी सेल्स हैं, सोमैटिक हो या जर्म सेल हो, आपकी बॉडी में जब भी डिवीजन होगी, कौन सी डिवीजन होगी? माइटोसिस और मियोसिस, दोनों के लिए ये न्यूक्लियस जरूरी है। न्यूक्लियस जरूरी है। बताओ आपकी बॉडी में ऐसा कौन सा सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं? आपकी बॉडी में ऐसा कौन सा सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता? राइट, वेरी गुड, रेड ब्लड सेल। आपकी बॉडी के अंदर मैच्योर होने पर रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं होता। सिर्फ एक मैमल ऐसा है जिसके न्यूक्लियस में, जिसके सेल में न्यूक्लियस होता है, जिसके आरबीसी में न्यूक्लियस होता है। बताओ कौन सा?
ब्लड के अंदर मैमल्स के आरबीसी, मैमल का जो ब्लड होता है उसमें आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। सिर्फ एक मैमल ऐसा है जिसके आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, उसका नाम है कैमल। एक कैमल होता है जिसका नाम होता है लामा। लामा एक कैमल है जिसके न्यूक्लियस में आरबीसी में न्यूक्लियस होता है। हमारे रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता, तो ना होने की वजह से हमारे रेड ब्लड सेल डिवाइड करने की प्रॉपर्टी नहीं रखते। हमारे रेड ब्लड सेल्स डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि उसके बाद न्यूक्लियस नहीं। प्लांट्स के अंदर एक टिश्यू होती है फ्लोएम, जो खाना ट्रांसपोर्ट करती है। उसके अंदर फ्लोएम के अंदर एक सेल्स होते हैं जिनका नाम क्या होता है? कौन से? सीव ट्यूब्स। इनके अंदर भी न्यूक्लियस, इनके अंदर भी न्यूक्लियस नहीं। हमारे अंदर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं है, प्लांट में सीव ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं। अदरवाइज अच्छा, जिस सेल में भी न्यूक्लियस नहीं होगा वो सेल डिवाइड नहीं कर सकता। डिवीजन तभी होगी चाहे ये वाली डिवीजन हो चाहे ये वाली डिवीजन हो। ये किसकी वजह से होता है? न्यूक्लियस की वजह से। बेटा न्यूक्लियस सारे सेल को बांध के रखता है। सारी एक्टिविटीज न्यूक्लियस की परमिशन से होती है। कौन सी चीज सेल के बाहर भेजनी है, कौन से मॉलिक्यूल को सेल के अंदर लेना है, कौन सी चीज ट्रांसपोर्ट करनी है, कौन सी चीज बनानी है, कौन सी चीज डिस्ट्रॉय करनी है, ये सारा काम किसका डिसीजन होता है? न्यूक्लियस का। लेकिन बच्चों न्यूक्लियस का इंपॉर्टेंट रोल मैंने बताया सेल डिवीजन में। लेकिन सेल डिवीजन अगर ये न्यूक्लियस का कंट्रोल, सेल डिवीजन वाला प्रोसेस अगर सेल के कंट्रोल से बाहर हो जाए, आपके मेरे सेल में जब न्यूक्लियस इसको मॉनिटर करता है सेल डिवीजन को, लेकिन सेल डिवीजन यानी ये माइटोसिस का प्रोसेस अगर न्यूक्लियस के कंट्रोल से बाहर हो जाए तो आपका सेल मनमानी शुरू कर देता है और वो सेल कुछ अबनॉर्मल तरीके से डिवाइड करना शुरू कर देता है। जो उसका डिवीजन का तरीका था उससे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। जब किसी सेल के अंदर न्यूक्लियस का कंट्रोल वीक पड़ जाए सेल पर, तो एक ऐसी डिवीजन होने लगती है जिसको कहते हैं एबनॉर्मल अनकंट्रोल्ड माइटोसिस। और अनकंट्रोल्ड माइटोसिस को आम जबान में आप किस नाम से जानते हैं? कैंसर। एक डिजीज सुनिए, कैंसर एक ऐसी डिजीज है जिसमें सेल डिवीजन अनकंट्रोल हो जाता है। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होने की वजह से जिस्म के किस हिस्से में एक चीज बन जाती है? ट्यूमर बॉडी के अंदर। तो ये कैंसर या जो ट्यूमर बनना है वो बॉडी में किसी पार्ट में सेल डिवीजन कैसी हो जाए? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन की वजह से कैंसर होता है। बात समझ आ गई सब बच्चों को?